आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे छोटे से लेकिन बेहद अहम दशक को खंगालने वाले हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं दूसरे राशिदुन खलीफा उमर के शासनकाल की और उस दौरान हुए क्षेत्रीय विस्तार के उस अभूतपूर्व पैमाने और गति की जिस पर यकीन करना आज भी मुश्किल लगता है। अब इस ऐतिहासिक बदलाव का स्केल कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए जरा इस एक चौंका देने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 4050। जी हां, ऐतिहासिक अनुमान बताते हैं कि सिर्फ इन 10 सालों के छोटे से वक्त में 4050 से भी ज्यादा शहरों को जीत लिया गया था। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी उस जमाने के हिसाब से कल्पना करना भी अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले विशाल विजयों का युग, उसके बाद बाइजेंटाइन साम्राज्य की हार, फिर हम देखेंगे मिस्र की विजय, ससानिद फारस का पतन और आखिर में सीमाओं का विस्तार। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, विशाल विजयों का युग, और देखते हैं कि इन सब के लिए मंच कैसे तैयार हुआ। अगर हम साल 634 के भू राजनीतिक हालात को देखें तो पहली नज़र में ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। एक तरफ दो विशाल महाशक्तियां थीं, बाइजेंटाइन और ससानिद फारसी साम्राज्य, लेकिन ये दोनों आपस में लड़ लड़कर पूरी तरह थक चुके थे, उनकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। और दूसरी तरफ थी नवोदित राशिदुन खलीफा की एकजुट और भयंकर रूप से प्रेरित सेना। ये एक ऐसी फोर्स थी जो बिल्कुल ताज़ा ऊर्जा और एक साफ मकसद के साथ उभर रही थी। अब इसे रणनीतिक रूप से समझना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि युद्ध एक साथ कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। इसे अपने दिमाग में एक नक्शे की तरह सोचिए। लेवांत यानी सीरिया के इलाके में बाइजेंटाइन साम्राज्य के खिलाफ कमान संभाली सेनापति अबू उबैदा ने, मिस्र में उन्हीं बाइजेंटाइन्स के खिलाफ थे अम्र इब्न अल आस, और फारस में ससानिद साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे साद इब्न अबी वक्कास। इसी बेहतरीन और व्यवस्थित बंटवारे ने एक ऐसे सैन्य अभियान की नींव रखी जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बाइजेंटाइन साम्राज्य की हार, विशेषकर लेवांत और अनातोलिया के क्षेत्रों में। बाइजेंटाइन साम्राज्य के लिए तो जैसे हार का एक सिलसिला ही शुरू हो गया था। अजनादियन और पहल में जो करारी शिकस्तों ने मिली, उसने उनकी दक्षिणी दमिश्क शील्ड का पूरी तरह सफाया कर दिया, यानी उनका सुरक्षा कवच टूट गया। इसके तुरंत बाद अगस्त 636 में यरमौक की लड़ाई ने बाइजेंटाइन सेना की कमर ही तोड़ दी, और नतीजा अप्रैल 637 में यरूशलेम का शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण। इतिहास के पन्नों में यह कोई छोटी घटना नहीं थी, बल्कि सत्ता का एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव था। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इन सब के पीछे कोई अंधी लालसा या बिना सोचे समझे विस्तार करने की जिद नहीं थी। खलीफा उमर की रणनीति बिल्कुल साफ थी। उनका एक बहुत ही मशहूर कथन है कि वो चाहते थे कि रोमनों और उनके बीच आग की एक दीवार हो, ताकि कोई भी एक दूसरे की सीमा में प्रवेश ना कर सकें। मतलब वो अनातोलिया की जमा देने वाली ठंड में अपनी सेना भेजने के बजाय बस एक सुरक्षित बफर जोन बनाना चाहते थे। ये उनकी बेहद व्यवहारिक सोच को दर्शाता है। यह हमें लाता है तीसरे हिस्से पर, मिस्र की विजय, यानी पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित करना। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मिस्र के अभियान को मंजूरी देने में शुरुआत में काफ़ी हिचकिचाहट थी। खलीफा उमर का सैन्य दर्शन बिल्कुल अलग था। उनका स्पष्ट मानना था, और ये उनका कोट भी है, कि उनके एक सैनिक की जान उनके लिए 10 लाख दिरहम से भी ज़्यादा कीमती है। वो किसी भी संभावित खजाने के लिए अपने सैनिकों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। ये उस दौर की लीडरशिप की प्राथमिकताओं को बहुत अच्छे से साफ करता है। पर जब अभियान शुरू हुआ तो वो रणनीति और अदम में साहस का एक शानदार उदाहरण बन गया। जरा सोचिए, अम्र इब्न अल आस ने सिर्फ 4000 सैनिकों के साथ शुरुआत की। फिर जब जुबैर इब्न अल अव्वाम 8000 सैनिकों की कुमुक लेकर पहुंचे, तो उन्होंने जो किया वो किसी दास्तान से कम नहीं था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बेबीलोन किले की दीवारों पर चढ़ाई कर दी। इस अकल्पनीय और साहसिक कदम ने दुश्मनों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया, और देखते ही देखते अलेक्जेंड्रिया का पतन हो गया। अब हम रुख करते हैं पूरब की ओर, हमारे चौथे हिस्से में, ससानिद फारस का पतन। कैसे एक इतने बड़े राजवंश का अंत हुआ। फारस के अभियान के गहराने से ठीक पहले एक बेहद दिलचस्प राजनीतिक फैसला लिया गया। उनके सबसे शानदार और अजेय कमांडर खालिद इब्न अल वलीद को उनके पद से हटा दिया गया। अब आप सोचेंगे, ऐसा क्यों?
खलीफा उमर का इसके पीछे का तर्क ये था कि वो नहीं चाहते थे कि लोग जीत के लिए सिर्फ एक इंसान पर निर्भर हो जाएं। वो चाहते थे कि सेना का भरोसा उच्च शक्ति और सामूहिक प्रयासों पर रहे, ना कि किसी एक व्यक्ति पर। ये अपने वैचारिक सिद्धांतों के कड़ाई से पालन की मिसाल थी। इसके बाद तो ससानिद प्रतिरोध को एक-एक करके बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चकनाचूर कर दिया गया। ये टाइमलाइन देखिए। नवंबर 636 में अल-कादिसिया की अहम लड़ाई से इस सिलसिले की शुरुआत हुई। फिर 637 में राजधानी टेसिफोन और जुलूला पर कब्जा हुआ और अंततः 642 में नाहवंद की वो निर्णायक लड़ाई हुई जिसने ससानिद साम्राज्य की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। कादिसिया की लड़ाई में पासा तब पलटा जब अल-काका की एक खास घुड़सवार इकाई ने एक बेहद दुस्साहसिक हमला किया और ससानिद कमांडर रुस्तम को मार गिराया। इसके बाद उनकी राजधानी टेसिफोन से अथाह संपत्ति और युद्ध सामग्री जब्त की गई। दिलचस्प बात यह है कि खलीफा उमर की शुरुआती रणनीति तो सिर्फ ज़ैग्रोस पर्वतमाला को एक सुरक्षित सीमा बनाने की थी, पर अब हालात इतनी तेजी से बदल रहे थे कि उन्हें अपनी रणनीति को भी उसी गति से आगे बढ़ाना पड़ा। चूंकि ससानिद सम्राट यज़्दगर्द तृतीय किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थे, इसलिए 642 में एक जबरदस्त बहुआयामी आक्रमण प्लान किया गया। इसे 3 कदमों में समझिए। पहला कदम, इस्फहान पर कब्जा करके उत्तर को दक्षिण से बिल्कुल काट देना। दूसरा कदम, किरमान, सिस्तान और मकरान को जीतकर खुरासान को पूरी तरह से अलग-थलग कर देना। और अंततः तीसरा कदम, सीधे खुरासान पर आक्रमण और सम्राट यज़्दगर्द की हार सुनिश्चित करना। यह सच में सैन्य रणनीति की एक मास्टर क्लास थी। और अंत में हमारा 5वां हिस्सा, सीमाओं का विस्तार, जिसमें नौसैनिक और दूरदराज के पूर्वी अभियान शामिल हैं। अब तक सेना की पहुंच अकल्पनीय हो चुकी थी, जमीनी नहीं बल्कि समंदर में भी। अरफाजा के नेतृत्व में ओमान की खाड़ी में सफल नौसैनिक अभियानों ने कई रणनीतिक द्वीपों को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं जमीनी सेनाओं ने मकरान तक अपने कदम बढ़ा दिए, जिसे उस दौर में अल हिंद की सीमा कहा जाता था। और जरा सोचिए, वहां 644 ईस्वी में रासिल की लड़ाई में उन्हें युद्ध के हाथियों जैसी एक बिल्कुल नई और खौफनाक चुनौती का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने स्थानीय हिंदू राजा रुद्विल की सेना को सफलतापूर्वक हरा दिया। नाहवंद की लड़ाई और पूरब की तरफ हुए इन तूफानी अभियानों का जो अंतिम परिणाम था, उसे सिर्फ एक संख्या से समझा जा सकता है, 400। ये 400 साल पुराने एक बेहद शक्तिशाली ससानिद राजवंश का पूरी तरह से अंत था। नौबत यहां तक आ गई कि सम्राट यज़्दगर्द तृतीय को अपनी जान बचाने के लिए भागकर सीधे चीन में शरण लेनी पड़ी, और इसके साथ ही एक महान साम्राज्य हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सिमट गया। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं आपको मशहूर दार्शनिक मोहम्मद इकबाल से प्रेरित एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। विजय के इन 10 हैरतअंगेज सालों के बाद जब इन अलग अलग सभ्यताओं का आपस में मेल हुआ, तो उसने आधुनिक दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े जीतने की कहानी नहीं थी। ये नए विचारों, अलग अलग संस्कृतियों और प्रशासनिक प्रणालियों के आपस में घुलने मिलने की कहानी थी, जिसने सच में एक नई वैश्विक सभ्यता की नींव रखी। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।